गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे अनिश्चित समाकलन। ठीक है, तो ये जो अनिश्चित समाकलन है इसको इंग्लिश में इनडिफाइनाइट इंटीग्रल बोला जाता है। ठीक है, अब अनिश्चित बोला है, इनडिफाइनाइट जिसको बोलते हैं, तो इनडिफाइनाइट कहने का मतलब क्या है, इसको हम क्या नहीं कर सकते, डिफाइन नहीं कर सकते, इनडिफाइन है। ठीक है, अनिश्चित है मतलब जिसकी कोई क्या है, सीमा नहीं है ना। तो चलिए देखते हैं समाकलन होता क्या है एक्चुअली में। तो समाकलन जो है वो अवकलन का उल्टा बोल सकते हैं समाकलन को। ठीक है, अवकलन का उल्टा जो है वो समाकलन होता है। और बोल सकते हैं फलन में हम क्या करते हैं, किसी फलन का अवकल गुणांक ज्ञात करते हैं, जबकि समाकलन में हम उस फलन का मान निकालते हैं जिसका अवकलन गुणांक आपका अवकल गुणांक दिया होता है। ठीक है, यदि जैसे कि बोल सकते हैं यदि एफ एक्स, ठीक है, यदि कैपिटल एफ एक्स और इसका लिख लेंगे डी बाई डी एक्स प्लस सी इक्वल हम लिख सकते हैं स्मॉल एफ एक्स। ठीक है, जहां आपका क्या है ये कैपिटल एफ एक्स, जहां कैपिटल एफ एक्स स्मॉल एफ एक्स का समाकल है। ठीक है, जहां कैपिटल एफ एक्स स्मॉल एफ एक्स का क्या है, समाकल को बताता है। और समाकलन होता क्या है, ठीक है, जिस पॉइंट का आपका क्या दिया रहता है एफ एक्स, जैसे समाकलन ये जो स्मॉल एफ एक्स है इसका समाकल ज्ञात करने की जो विधि होती है वो आपका कहलाती है समाकलन। ठीक है, देखेंगे समाकलन का चिन्ह, तो ये होता है समाकलन का चिन्ह और इसको हम प्रतीकात्मक रूप में इस तरीके से लिख सकते हैं, ये हो जाएगा आपका एफ एक्स और इसका समाकलन जो है वो कैपिटल एफ एक्स होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे बताया गया है और ये एक्स एक्सिस पे है तो ये डी एक्स रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं बता दूं कि ये जो डी एक्स होता है ये बताता है कि आपको उस फंक्शन का कौन से एक्सिस पे समाकलन करना है या कौन से एक्सिस का इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो dx जहाँ पे दिया है वहां पे हम बोलेंगे कि ये जो फंक्शन है इसका एक अक्ष पे समाकलन करना है। ठीक है, या एक अक्ष के लिए समाकलन करना है। एक अक्ष के लिए समाकलन, फंक्शन का एक अक्ष के लिए समाकलन, ये dx बताता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे जानेंगे dx होता क्या है, और जैसे यहाँ पे dy दिया रहेगा तो y एक्सिस पर समाकलन देखना है हमें उस फंक्शन का। ठीक है, और समाकलन को इस चिन्ह द्वारा दर्शाते हैं। ठीक है, अभी देखते हैं अनिश्चित समाकलन। थोड़ी देर पहले हमने समाकलन को देखा, अब देखेंगे अनिश्चित समाकलन जो हमारा आज का टॉपिक है। ठीक है, तो अनिश्चित समाकलन क्या होता है। ठीक है, तो जब हम किसी फंक्शन का हम समाकलन करते हैं तो उसमें क्या होता है, एक कांस्टेंट टर्म जुड़ जाता है जिसको हम बोलते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ठीक है, और उस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का मतलब होता है कि उसका मान भिन्न भिन्न हो सकता है या अलग अलग हो सकता है। ठीक है, जैसा दिया गया है, जैसा कि हम मान लेते हैं c कोई कांस्टेंट है। ठीक है, एक फंक्शन ले लेते हैं डी बाई डी एक्स और एफ एक्स प्लस सी। ठीक है, जहां सी आपके क्या है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ठीक है, सी आपका है आर्बिट्ररी कांस्टेंट, इक्वल टू लिख सकते हैं स्मॉल एफ एक्स। ठीक है, इतना। हाँ, जैसा कि ये तो रहा आपका आर्बिट्ररी कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट का यदि हम क्या निकालते हैं डी सी बाई डी एक्स, इस कांस्टेंट का यदि हम अवकलन करें तो उसकी वैल्यू क्या आती है, 0 आती है। ठीक है, तो ये आपका होता है सी जो है वो आर्बिट्ररी कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू आपका भिन्न भिन्न हो सकती है या अलग अलग हो सकती है। ठीक है, तो हम समाकलन के चिन्ह के रूप में कैसे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा स्मॉल एफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू कैपिटल एफ एक्स प्लस सी। ठीक है, जहां पे सी है क्या है, अवकलन क्या लिख सकते हैं, जहां पे सी
कांस्टेंट है या आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, ठीक है। जैसा कि आपका बोल सकते हैं कि यदि हम c का मान विभिन्न विभिन्न दें, या बोल सकते हैं c का मान अलग अलग रखने पर इस समाकलन का मान अलग अलग आता है। अर्थात ये जो समाकलन की वैल्यू है वो c के मान पर डिपेंड करती है, ठीक है। तो ये तो रहा आपका अनिश्चित समाकलन। चलिए इसका इसके कुछ फॉर्मूला दिए गए हैं, उसको देख लीजिए, ठीक है। देखेंगे प्रश्नावली 18.1 का प्रश्न है, दिया गया है निम्नलिखित समाकलनों को ज्ञात कीजिए, ठीक है। जैसा कि हमने फॉर्मूला देखा, ठीक है, उसमें आपको दिया गया है कि समाकलन किस तरीके से करते हैं। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन सेकंड नंबर का, इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, आपने देखा ये x⁴n dx, मतलब x एक्सिस पे इसका समाकलन करें तो क्या होता है फॉर्मूला, x⁴n + 1 अपॉन n + 1 प्लस c होता है, ठीक है। इसका समाकलन इतना होता है। तो चलिए हमारे पास x के जगह में n की जगह में क्या है, 5/4 है। तो इसका समाकलन करते हैं x⁴। देखेंगे ये जो हमारे x⁴n का जो इंटीग्रेशन होता है वो इस तरीके से होता है। तो यहाँ पे हमारे पास n की वैल्यू क्या ले ली है, 5/4। तो चलिए रखेंगे फॉर्मूला पे वैल्यू, n की जगह में 5/4 प्लस 1 अपॉन 5/4 प्लस 1 प्लस c, जहाँ c आपका क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। ये जो इंटीग्रेशन की वैल्यू है इस c पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो x⁴ ये क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम निकाल लेंगे तो आपका ये सॉल्व हो जाएगा 9/4, ठीक है। और अपॉन ये हो जाएगा आपका 9/4। तो इसको हम लिख सकते हैं प्लस c है, ठीक है। और इसको लिख सकते हैं हम 4/9 x⁴ 9/4 प्लस c। ये आपका इंटीग्रेशन है इस पॉइंट का, ठीक है। इस फंक्शन का इंटीग्रेशन इतना मिलेगा, ठीक है। तो कैसे निकालना है समझ में आ गया, सिर्फ फॉर्मूला का यूज करना है, फॉर्मूला पे वैल्यू पुट अप कर देनी है, ठीक है। अब चलते हैं ये नेक्स्ट पॉइंट 6 पॉइंट पे है, ठीक है। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, ठीक है। हमारे पास क्वेश्चन दिया गया e⁴ log √x अपॉन x dx, ठीक है। तो आप लोगों को पता ही है, अभी फॉर्मूला देखिए, ठीक है। तो उसमें क्या था कि जब हम e⁴x का इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या होता है, e⁴x ही होता है, ठीक है, यही है। तो ये तो हो गया आपका फॉर्मूला e⁴x का, ठीक है। अब आपको पता है कि यदि हम e⁴x dx का फॉर्मूला लगाएंगे तो वो होता है e⁴x, लेकिन आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, देखिए ये e⁴x ना मान के इसको क्या करेंगे, देखिए जो लघुगणक का नियम होता है, ठीक है, लघुगणक का रूल यहाँ पे अप्लाई होगा लॉगरिथम का। तो चलिए देखेंगे, यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इसका यूज करने की अभी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसको मिटा देती हूँ। चलिए देखिए, यहाँ पे हम लॉगरिथम यूज करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए इसको हम लिख सकते हैं। सबसे पहले तो इसको लिख लीजिए log x⁴ 1/2 अपॉन x dx, लिख सकते हैं इतना। √x को हमने क्या कर दिया, 1/2 ले लिया, ठीक है। 1/2 ले लिया। अब यहां से इसको लिख सकते हैं, इस पॉइंट को हम बना सकते हैं, देखिए क्या लिख सकते हैं, वो हो जाएगा 1/2 बाहर आ जाएगा log x, ठीक है। और ये e⁴ पे है और ये x dx, ठीक है। फिर यहाँ पे लॉगरिथम लगाएंगे तो ये क्या होगा, ये जो 1/2 है, 1/2 हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2 e⁴ log, ठीक है। 1/2 1/2 x इंटू e⁴ log या सॉरी यहाँ पे आप लॉगरिथम लगाओगे तो ये क्या हो जाएगा, या यहाँ से सीधा डायरेक्टली लिख सकते हैं
यहाँ पे हम लॉगरिथम का रूल अप्लाई करेंगे, तो इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए x टू द पावर 1/2 log e अपॉन x dx। ठीक है, यहाँ पे लिख लेंगे बाय यूजिंग ठीक है, बाय यूजिंग लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी। ठीक है, या लॉगरिथम प्रॉपर्टी। तो यहां से हम यूज करेंगे, तो ये अब आपको पता है कि log e की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, यहाँ पे लिख लेंगे log e इक्वल्स टू होता है 1। ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगा आपका x स्क्वायर या x टू द पावर 1/2 अपॉन x dx। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, तो ये नीचे में है, ऊपर जाके क्या आ जाएगा, नीचे इसका पावर 1 है, ऊपर जाके -1 बना लेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं x टू द पावर 1/2 और आधार समान तो घात का हो जाएगा, जुड़ता है। ठीक है, और ये dx। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 1/2 -1, अर्थात ये इसको लिख सकते हैं x टू द पावर -1/2 dx। ठीक है, अब इसका आपको क्या करना है, समाकलन करना है। तो चलिए इसका समाकलन करेंगे, क्या आ जाएगा देखेंगे। यहाँ पे ले लेती हूँ x टू द पावर -1/2 dx। इसका समाकलन करेंगे, क्या आ जाएगा, x टू द पावर -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1 प्लस c आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ठीक है, और इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका x टू द पावर 1/2 और नीचे में आ जाएगा 1/2 प्लस c। और इसको लिख सकते हैं अपन लोग 2x टू द पावर 1/2 को हम √x लिख लेंगे और c। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, जस्ट यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, चलिए यहाँ पे मिटा के लिख देती हूँ। ये जो आपका e टू द पावर log √x अपॉन x dx की वैल्यू मिल जाएगी √2 √x प्लस c। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, कैसे बनाया समझ में आ गया ना। बस यहाँ पे आपको क्या करना है, लॉगरिथम की प्रॉपर्टी यूज करनी है। ठीक है, और यह लॉगरिथम की प्रॉपर्टी या रूल जो भी कहें उसको यूज करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा, ये x टू द पावर 1/2 हम पहले ले लेंगे इनटू में, और ये log e बना लेगा, और log e बना के उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो वह वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे, तो हमारे पास जो फंक्शन है वो बन जाएगा x टू द पावर 1/2 अपॉन x इंटू dx। अब इसको हम जब सॉल्व करते हैं, तो ये हमारा फंक्शन बन के तैयार होता है x टू द पावर -1/2 dx का इंटीग्रल। ठीक है, तो उसका हम इंटीग्रल करते हैं, तो हमें वैल्यू मिलती है 2 √x अर्थात 2 इंटू x टू द पावर 1/2 प्लस c, जहाँ पे c आपका आर्बिट्ररी कांस्टेंट होता है। ठीक है, या समाकलन नियतांक बोल सकते हैं जिसको। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये देखेंगे 12वें नंबर का सॉल्यूशन देखते हैं। क्या दिया गया है, इंटीग्रेशन करना है आपको 2 cos स्क्वायर x माइनस cos 2x अपॉन साइन स्क्वायर x। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, इसका फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, क्या होता है हमें पता है, और ये लिख लेंगे 2 cos स्क्वायर x माइनस cos 2x अपॉन साइन स्क्वायर x dx। ठीक है, तो हम जानते हैं कि 2 cos स्क्वायर x की वैल्यू होती है 1 माइनस, हाँ या बोल सकते हैं 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 इक्वल टू होता है cos 2x। ठीक है, तो यहां से अपन लोग 2 cos स्क्वायर x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये वैल्यू मिल जाएगा 2 cos स्क्वायर x की वैल्यू 1 प्लस cos 2x मिल जाएगी। ठीक है, तो इस वैल्यू को हम पुट करते हैं, यहाँ पे रखते हैं मान को, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस cos 2x माइनस cos
2x अपॉन हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, और यहाँ पे dx। तो ये दोनों प्लस माइनस है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा क्या हमारे पास 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू dx, ठीक है। अब ये जो हमारे पास मिला 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू dx, इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख लेंगे 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू कॉसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो ये हमारे पास मिल गया कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू dx, और आपको पता ही है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा का समाकलन होता है माइनस कॉट थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका समाकलन लिख लेंगे, आ जाएगा माइनस कॉट थीटा सॉरी एक्स प्लस सी, जहाँ सी आपका आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, और यही आपका क्या मिल गया, आंसर मिल गया। आ गया समझ में? ये आपका फॉर्मूला होता है, तो फॉर्मूला को हमने पुट कर दिया और वैल्यू निकाला, तो हमें इंटीग्रेशन फंक्शन जो मिल गया इंटीग्रेशन करने का, वो क्या मिल गया, कॉसेक स्क्वायर एक्स मिल गया। और हमें पता है कि कॉसेक स्क्वायर एक्स का समाकलन होता है माइनस कॉट एक्स, ठीक है, माइनस कॉट एक्स, और सी हमारा क्या है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। तो ये तो रहा आपका ऐसे छोटे छोटे पॉइंट का आपको और दिया गया है क्वेश्चन बुक में, उसको आप बना के देखेंगे, जहां तक आपसे बन जाता है ठीक है, नहीं बनता है पूछिएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही।